मैं हूं इम्तियाज़ अहमद। स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल ITZ इंग्लिश में। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 की एक कविता द सोल्जर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। इस कविता के पोएट हैं रूपर्ट ब्रूक। और कविता का एक्सप्लेनेशन पढ़ने से पहले आइए जानते हैं कुछ विशेष बातें रूपर्ट ब्रूक के बारे में। अबाउट द ऑथर। ऑथर्स नेम रूपर्ट ब्रूक। डेट ऑफ बर्थ 3 अगस्त 1887। रूपर्ट ब्रूक का जन्म 3 अगस्त 1887 ईस्वी को हुआ था। बर्थ प्लेस रग्बी, यूनाइटेड किंगडम। डेट ऑफ डेथ। The date of death of Rupert Brooke is 23 अप्रैल 1915। मतलब 23 अप्रैल 1915 को रूपर्ट ब्रूक का देहांत हुआ था। कॉज ऑफ डेथ। रूपर्ट ब्रूक के डेथ का कॉज जो था वो सेप्टेसेमिया था। इसमें ब्लड पॉइजनिंग होता है और अंत में पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। डेथ प्लेस। रूपर्ट ब्रूक का डेथ एजियन सी के पास लेमॉन्स नामक द्वीप पर हुआ था। रूपर्ट ब्रूक फर्स्ट वर्ल्ड वार के सोल्जर थे और टर्की के सफ़र पर जा रहे थे। रास्ते में एजियन सी के पास लेमॉन्स नामक द्वीप पर इनका देहांत सेप्टेसेमिया मतलब ब्लड पॉइजनिंग से हो जाता है। ये सेप्टेसेमिया एक कीड़े के इंसेक्ट करने से हुआ था। प्रोफेशन। बाय प्रोफेशन रूपर्ट ब्रूक वार पोएट कहे जाते हैं। इनकी ख्याति जो है 5 सोनेट्स पर आधारित है, जिसमें सबसे फेमस सोनेट जो है द सोल्जर है। और रूपर्ट ब्रूक प्रोफेशन से द सोल्जर ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार थे, मतलब इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट किया था। ये रहा थोड़ा सा डिटेल्स रूपर्ट ब्रूक के बारे में। आइए अब समझते हैं इस कविता में हमें पढ़ना क्या है, मतलब कविता का थीम। सबसे पहले आप समझें कि ये कविता जो है एक सोनेट है और सोनेट ऐसी कविता होती है जिसमें 14 पंक्तियां होती हैं। चित्र में मैंने सबसे पहले रूपर्ट ब्रूक को दर्शाया है और दूसरा जो चित्र है ये इंग्लैंड का है और तीसरे चित्र में मैंने रूपर्ट ब्रूक को सिंबॉलिक तौर पे एक सोल्जर के रूप में दर्शाया है। अब देखते हैं कविता का थीम। दिस सोनेट एग्जिबिट्स द डीप लव ऑफ अ सोल्जर फॉर हिज नेशन। दिस सोनेट एग्जिबिट्स, यह सोनेट प्रदर्शित करता है किसको? द डीप लव ऑफ अ सोल्जर, एक सैनिक के गहरे प्रेम को, फॉर हिज नेशन, उसके राष्ट्र के प्रति, उसके राष्ट्र के लिए। द नेशन इज ऑल इन ऑल फॉर अ पैट्रियोटिक सोल्जर, कि द नेशन इज ऑल इन ऑल, राष्ट्र जो है ऑल इन ऑल होता है, सर्वोसर्वा होता है, फॉर ए पैट्रियोटिक सोल्जर, एक देशभक्त सैनिक के लिए। मतलब एक देशभक्त सैनिक अपनी राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देता है। ऐसा ही थीम है आपके इस कविता द सोल्जर का। कविता में कवि का देश के प्रति गहरे प्रेम को दर्शाया गया है। कवि अपने देश को इतना प्यार करता है कि इंग्लिश या फिर इंग्लैंड शब्द लगभग 6 या 7 बार रिपीट किया गया है। रिपीटेशन ऑफ द नेम ऑफ द कंट्री शोज द डीप लव ऑफ द पोएट। आइए देखते हैं कविता के अंदर कवि के गहरे प्रेम को।
आइए पढ़ते हैं इस सोनेट की पहली पंक्ति। पंक्ति को पढ़ने से पहले आप चित्र को ध्यान से देखें। मैंने सिंबॉलिक तौर पर ये चित्र रूपर्ट ब्रूक के नाम कर दिया है, जिसमें ये सैनिक जो है चिंतन कर रहा है, सोच रहा है। चिंतन क्या चल रहा है पहली पंक्ति में देखते हैं। इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी। इफ आई शुड डाई, अगर मैं मर जाऊं, कवि कहता है कि अगर मैं मर जाऊं, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, तो मेरे बारे में, मेरे लिए सिर्फ इतना सोचना, इतना विचार करना। कितना विचार करना है अगली पंक्ति में देखते हैं। डैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड डैट इज फॉर ईवर इंग्लैंड। इन पंक्तियों के अर्थ को समझने से पहले हम चित्र को समझते हैं। ये पहला जो चित्र है, ये मैंने विदेश को मान करके दर्शाया है, और आप ध्यान से देख सकते हो ये एजियन सी है और ये लेमोन्स द्वीप है। टर्की के सफ़र पर जब कवि थे तो एजियन सी के रास्ते से गुजरते हुए लेमोन्स मतलब यहाँ इस जगह कवि का डेथ हुआ था। फॉरेन फील्ड शब्द को समझने के लिए मैंने वही जगह आपको मानचित्र में दर्शाया है। दूसरा जो चित्र है ये इंग्लैंड का है। अब कवि कहता है कि अगर मैं मरूं तो मेरे बारे में सिर्फ इतना विचार करना, इतना सोचना। क्या सोचना है? डैट देयर इज सम कॉर्नर, कि कोई कोना हो। अब ये कोना क्या है भाई? तो कोना से कवि का मतलब वह कब्र जहाँ पर उनको लेमोन्स नामक द्वीप पर दफनाया गया था। एक्चुअल में ये कविता कवि ने अपने डेथ से कुछ दिन पहले लिखा था। अब सोचने की बात है कि कवि के मन में क्या चल रहा था कि मरने से पहले मरने का सारा चित्रण इस सोनेट के अंदर उन्होंने पिरो दिया है। अपनी इच्छा प्रकट की है कि देयर इज सम कॉर्नर, कि कोई कोना हो, मतलब वह जगह, वह कब्र जहाँ कवि को दफनाया जाए, वह कोना हो ऑफ अ फॉरेन फील्ड, विदेश की धरती का। मतलब पहले से ही कवि की इच्छा थी कि मेरी मृत्यु विदेश की धरती पर हो और मुझे वहीं दफनाया जाए, और जहाँ दफनाया जाए वह जगह, वह 2.5 गज कब्र, डैट इज फॉर ईवर इंग्लैंड, सदैव के लिए इंग्लैंड का हो जाए। मतलब क्या कि जब कवि को वहाँ दफना दिया जाएगा कब्र में, तो वह कब्र या फिर वह जगह हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड का ही माना जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगली पंक्तियों को देखने। आगे उस धरती के बारे में कहते हैं कि देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कॉन्सील्ड। कॉन्सील का मतलब होता है ज़मीन के अंदर छुपाना। यहाँ इसका हम मतलब लेंगे दफन करना। डस्ट का मतलब होता है धूल, है ना, लेकिन इसको कवि ने अपने मृत शरीर के लिए प्रयोग किया है। रिच ये एडजेक्टिव है, रिचर जो है ये कंपैरेटिव डिग्री है। अब कवि इच्छा व्यक्त करते हैं कि देयर शैल बी, वहाँ होगा, इन दैट रिच अर्थ, उस मूल्यवान धरती के अंदर होगा। किस मूल्यवान धरती के अंदर? विदेश की वो धरती जहाँ कवि को दफनाया जाएगा। वह धरती कैसी है भाई? तो रिच अर्थ, मूल्यवान धरती है, और उस धरती के अंदर होगा, क्या होगा? अ रिचर डस्ट, उससे भी अधिक मूल्यवान डस्ट, यानी कि कवि का मृत शरीर। आप चित्र में कवि के मृत शरीर को देख सकते हो। डस्ट का प्रयोग कवि ने डेड बॉडी के लिए किया है। कवि इच्छा प्रकट कर रहा है कि देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ, उस मूल्यवान धरती के अंदर होगा अ रिचर डस्ट, उससे भी अधिक मूल्यवान कण, कॉन्सील्ड, छुपाया हुआ, दफनाया हुआ। आप दूसरे चित्र में देख सकते हो जहाँ पर डेड बॉडी को कब्र के अंदर दफना दिया गया है, यानी कि कॉन्सील्ड है। ठीक है, अब फिर से एक बार समझ लेते हैं
कि देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ, उस मूल्यवान धरती के अंदर होगा अ रिचर डस्ट कॉन्सील्ड, उससे भी अधिक मूल्यवान कवि का मृत शरीर, छुपाया हुआ, दफनाया हुआ। ठीक है, ये तो इच्छा है कवि की। ऐसी इच्छा क्यों है? इसलिए कि इंग्लैंड का वो कर्जदार है, इंग्लैंड ने उसको क्या क्या दिया है। चलते हैं इसको समझने कविता की अगली पंक्तियों में। अ डस्ट होम इंग्लैंड बोर शेप्ड मेड अवेयर gave once her flowers to love, her ways to roam। अब समझते हैं इन पंक्तियों में कठिन शब्दों को। अभी अभी आपने देखा कि डस्ट शब्द का प्रयोग कवि ने मृत शरीर के लिए किया है। ठीक है, बोर ये बियर का सेकंड फॉर्म है, जन्म दिया। शेप आकार देना। अवेयर होशियार। वंस एक बार। रोम का मतलब होता है बिना उद्देश्य घूमना, भटकना। ठीक है, अब चित्र देखते हैं। पहले चित्र में मैंने फूलों को दर्शाया है और दूसरा जो चित्र है इसमें मैंने रास्ते को दर्शाया है। ठीक है, आप देख सकते हो। अब चित्र को समझने के बाद पंक्तियों को समझो। अ डस्ट होम इंग्लैंड बोर, एक डस्ट यानी कि कवि का मृत शरीर, होम इंग्लैंड बोर जिसको इंग्लैंड ने जन्म दिया, शेप्ड आकार दिया, पाला पोसा बड़ा किया, मेड अवेयर होशियार बनाया, मतलब पढ़ाया लिखाया। कितना कर्ज है कवि के ऊपर इंग्लैंड का। इसलिए कवि कहता है कि अ डस्ट होम इंग्लैंड बोर, एक कण मृत शरीर जिसको इंग्लैंड ने जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, मेड अवेयर होशियार बनाया, पढ़ाया लिखाया, गैव वंस हर फ्लावर्स टू लव, जिसने कभी एक बार अपने फूल दिए थे, टू लव प्यार करने के लिए। आप फूलों को देख सकते हो। हर वेज टू रोम, अपने रास्ते दिए थे चलने के लिए। इतना सारा कर्ज है कवि के ऊपर। सब कुछ तो इंग्लैंड का दिया हुआ है, इंग्लैंड ने जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, सारी फैसिलिटीज इंग्लैंड ने कवि को दिया, फूल दिए प्यार करने के लिए, रास्ते दिए चलने के लिए, सब कुछ कवि को दिया गया इंग्लैंड के द्वारा। इसका मतलब कि इंग्लैंड का कवि के ऊपर बहुत सारा कर्ज है। और देखते हैं इंग्लैंड ने क्या क्या दिया कवि को। अ बडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, washed by the rivers, blessed by sons of home। A body of England, इंग्लैंड का एक शरीर, मतलब कवि कहना चाहता है कि ये जो शरीर है इंग्लैंड का दिया हुआ है। ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, और मैंने इंग्लिश एयर को सांस लिया है। ब्रेथ सांस लेना, मतलब मेरी सांसें भी इंग्लैंड की कर्ज हैं। वाश्ड बाय द रिवर्स, और मुझे इंग्लैंड की नदियों के द्वारा वाश्ड किया गया है, धोया गया है, मतलब मैंने इंग्लैंड की नदियों में स्नान किया है। ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, और घर के सूर्य के द्वारा मुझे आशीर्वाद दिया गया है। ब्लेस्ड, ठीक है, यानी कि जो कुछ भी मुझे मिला है वो सब का सब इंग्लैंड का दिया हुआ है। इतना ही कर्ज कवि के ऊपर नहीं है। आगे पढ़ते हैं। एंड थिंक दिस हार्ट ऑल इविल शेड अवे, और सोचना कि ये हृदय, यह दिल, मतलब इस दिल से ऑल इविल शेड अवे, सारी बुराइयां बहा दी गई हैं। आप दृश्य के अंदर हृदय को देख सकते हो। मैंने अंदरूनी भाग को, हृदय के अंदरूनी हिस्से को दर्शाया है और ये दिल का प्रतीक चिन्ह मैंने रख दिया है और कवि के शब्दों को समझाने की कोशिश की है। एंड थिंक, और सोचो, दिस हार्ट, इस हृदय से, ऑल इविल शेड अवे, सारी बुराइयां बहा दी गई। तो किसके द्वारा? इंग्लैंड के द्वारा। ठीक है, मतलब ये भी कर्ज कवि के ऊपर इंग्लैंड के तरफ से लदा हुआ है।
कितने सारे एहसान हैं इंग्लैंड का। अगले एहसान को देखते हैं। अ पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस गिव्स समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन। पंक्तियों को समझने से पहले हम चित्रों का अवलोकन करते हैं। मैंने कोशिश की है इटर्नल माइंड को दर्शाने के लिए। इटर्नल का मतलब होता है शाश्वत, अमर, हमेशा हमेशा से रहने वाला। माइंड का मतलब होता है मन, और पल्स का मतलब होता है नब्ज, नाड़ी, धड़कन। ठीक है, चित्र में आप देखो, मैंने शाश्वत मन को दर्शाने की कोशिश की है। कैसे हम लोग अपने मन के अंदर सोचते हैं, आप दृश्यों को देख करके समझ सकते हो। और समझने के बाद अब देखते हैं इन पंक्तियों का अर्थ। अ पल्स इन द इटर्नल माइंड, शाश्वत मन के अंदर जो पल्स होती है, जो नब्ज होती है, जो नाड़ी होती है, मतलब हमारा जो चिंतन है, उस चिंतन की जो नब्ज है, नो लेस, वो कम नहीं दिया गया है। गिव्स समवेयर बैक द थॉट्स, इस शाश्वत मन को पहले से ही, समवेयर बैक, पहले से ही थॉट्स, विचार दिए गए हैं। किसके द्वारा? बाय इंग्लैंड गिवन, इंग्लैंड के द्वारा दिए गए। इन पंक्तियों का सारांश है कि कवि के मन में जो विचारधाराएं हैं, जो ख्यालात हैं, जो आइडियाज़ हैं, वो सब के सब इंग्लैंड के दिए हुए हैं। आइए पढ़ते हैं इस सोनेट के अंतिम कुछ पंक्तियों को। हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स एज हर डे एंड लाफ्टर learnt of friends and gentleness in heart at peace under an English heaven। अब समझते हैं कठिन शब्दों को। साइट्स का मतलब होता है दृश्यों, ठीक है। साउंड्स आवाज़ों, ड्रीम्स सपने, लॉफ्टर हंसी, जेंटलनेस विनम्रता, पीस शांति, हेवन स्वर्ग। अब बात जब स्वर्ग की आई तो आप चित्र की समीक्षा कीजिए। मैंने एक काल्पनिक हेवन, काल्पनिक जन्नत, स्वर्ग दर्शाया है। अब समझते हैं इन पंक्तियों को। हर साइट्स एंड साउंड्स, उसके दृश्य और उसकी आवाज़ें, ड्रीम्स सपने, एज हर डे, ऐसे हैं जैसे कि दिन होता है। कवि इंग्लैंड की प्रशंसा कर रहा है कि इंग्लैंड के जो दृश्य हैं, जो वहाँ की आवाज़ें हैं, जो वहाँ के सपने हैं, दिन के जैसा है। जिस प्रकार से दिन प्रकाशित होता है, वैसे ही वहाँ के दृश्य, वहाँ की आवाज़ें, वहाँ के सपने, सब कुछ प्रकाशित हैं। एंड लॉफ्टर, और वहाँ की हंसी भी प्रकाशित है। लर्नट ऑफ फ्रेंड्स, जहाँ पर मित्रों की सीख होती है। एंड जेंटलनेस, और विनम्रता होती है। इन हार्ट्स एट पीस, शांति के हृदय में। ये सारी चीज़ें कहाँ मिलती हैं? शांति के हृदय में। मतलब इंग्लैंड का जो हार्ट है बिल्कुल शांत है। अंडर एन इंग्लिश हेवन, ऐसा सब कुछ कहाँ मिलता है? अंडर एन इंग्लिश हेवन, इंग्लिश हेवन के अंदर, यानी कि इंग्लैंड के स्वर्ग लोक में मिलता है। मतलब इंग्लैंड के अंदर जो शांति है, जो वहाँ की हंसी है, वहाँ मित्रों से जो सीख मिलती है, जो विनम्रता मिलती है, जो वहाँ का दृश्य होता है, जो आवाज़ें होती हैं, जो सपने होते हैं, सब कुछ स्वर्ग लोक के जैसे होते हैं। जैसा कुछ स्वर्ग लोक में होता है, वैसा ही ये सारी चीज़ें होती हैं। ये रहा आपके कविता का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। मुझे यकीन है कि आपने एक्सप्लेनेशन को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अगर कविता के बारे में आपको कुछ और जानना हो तो आप
कमेंट में प्रश्न कर सकते हो। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ और लेकर के। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अलविदा, टेक केयर।